छात्रों, सीपीसी के इस नए सेशन में पुनः आपका स्वागत है। आज हम पिछले व्याख्यान में हमें जो बताया था सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, उसमें आगे अध्ययन करेंगे। रेस जुडिकाटा को एक बार पूरा देख लीजिए। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू has been directly and substantially an issue in a formal suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court. इसके एक्सप्लेनेशन 1 में जब हम जाएंगे, रेस जुडिकाटा को इसका शाब्दिक अर्थ और इसका ऑब्जेक्ट मैंने पिछले व्याख्यान में बता दिया था। अब इसका एक्सप्लेनेशन 1। द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट शैल डिनोट सूट इन which has been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior thereto। इसकी धारा 11 जो बताता है फॉर्मर सूट, तो फॉर्मर सूट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेनेशन, इसकी जो व्याख्या है कि वो फॉर्मर सूट कौन होगा, कौन सूट रेस्ट करने चला गया, कौन सूट पहले डिसाइड हुआ। तो वह कहता है कि प्रायर सूट को, फॉर्मर सूट को वो कहा जाएगा। फॉर्मर सूट का मतलब वो होगा जो पहले डिसाइड हुआ हो। दो सूट अगर इंस्टीट्यूट हुए एक के बाद एक, अगर एक मान लीजिए कोई टाइटल सूट 232/2011 चल रहा है, उसके बाद दूसरा सूट अगर आता है उसी तरह का 233/2012 टाइटल सूट, अब ये इंस्टीट्यूट हुआ बाद में 232 टाइटल सूट, लेकिन ये डिसाइड हो जाए अगर पहले, इसका जजमेंट पहले आ जाए तो दो टाइटल सूट 232 फॉर्मर सूट होगा। किसके लिए? टाइटल सूट मैं बता रहा हूं कि एक मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक टाइटल सूट को लीजिए, टाइटल सूट 232/2011 चल रहा है। उसके बाद एक होता है टाइटल सूट 233/2011। अब टाइटल सूट 233/2011 पहले डिसाइड हो जाए तो 232 के लिए फॉर्मर सूट 233 हुआ। पहले इंस्टीट्यूट हुआ वह 232, लेकिन क्योंकि उसका डिसीजन पहले आ गया इसलिए रेस जुडिकाटा वहां से काउंट होगा। टाइटल सूट 233 से वही कहता है कि द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट शैल डिनोट सूट इन which has been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior thereto। जो क्वेश्चन में है रेस जुडिकाटा कहां लगेगा, किस सूट से हम रेस जुडिकाटा ले, तो रेस जुडिकाटा बाद वाला इंस्टीट्यूट हुआ सूट अगर पहले डिसाइड हो जाए तो उसका जजमेंट पहले वाले सूट के लिए रेस जुडिकाटा हो जाएगा। बाद वाला इंस्टीट्यूट हुआ सूट फॉर्मर सूट होगा। किसके लिए? पहले इंस्टीट्यूट हुए सूट के लिए, इसका डिसीजन पहले आ गया, पहले वो काउंट हुआ, वो डिसीजन उसका रेस्ट में चला गया। अब ये कह रहा है एक्सप्लेनेशन 2, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस section the competence of the court shall be determined irrespective of any provisions as to a right of appeal from the decision of such court। यानी for the purposes of this section right of appeal तक competence of court का मतलब कौन डिसाइड करेगा, ऐसे समझिए इसको कि राइट ऑफ अपील तक इसको काउंट किया जाएगा। यानी कि जो राइट ऑफ अपील है, यानी अपील तक ये रेस जुडिकाटा को माना जाएगा। रेस जुडिकाटा की गणना कहां तक होगी, तो रेस अपील तक होगी। इस मामले में अपील कोई होता है
उसमें भी रेस जुडिकाटा काउंट होगा। तीसरा कहता है एक्सप्लेनेशन 3, the matter above referred to must in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other. Matter any suit, वहां आप ऊपर देखिए परिभाषा धारा 11, no court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue. तो यहाँ explanation 3, the matters above referred to must in the formal suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly. यानी कि जो मैटर इन इशू किसको कहा जाएगा, विवाद का बिंदु, विवाद का मुद्दा किसको कहा जाएगा, तो एक पक्ष अगर कोई बात को एडमिट करता है और डिनाई करता है, एडमिट, डिनाइड और एडमिटेड, या तो डिनाइल ले, यानी डिनाइल कब लेगा कोई व्यक्ति, डब्ल्यूएस में, या उसी बात को प्लेंटिफ के क्लेम को एक्सेप्ट कर ले, एडमिट कर ले, तो वो रेस जुडिकाटा का एक पॉइंट होगा। यानी कोई भी फॉर डिसाइडेड सूट में जो रेस जुडिकाटा को जब गणना की जाएगी, रेस जुडिकाटा को जब देखा जाएगा, तो डिफेंस में क्या है, डिफेंस क्या लिया गया है, वह देखा जाएगा। वही विवाद का बिंदु पर कि अगर मान लीजिए कोई भी विवाद का बिंदु इसमें है, तो वहां देखा जाएगा कि इसको डिनाई किया गया है या इसको एडमिट किया गया है। यानी डब्ल्यूएस में क्या चर्चा है, डब्ल्यूएस में क्या पक्षकारों ने अपना डिफेंस लिया है। एक्सप्लेनेशन 4, any matter which might and ought to have been made ground of defense or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially issue in such suit. 3 और 4, एक्सप्लेनेशन 3 और एक्सप्लेनेशन 4 दोनों कोरिलेट है, दोनों, इसलिए दोनों को पढ़ने के समय दोनों को सामने रखना होगा, एक्सप्लेनेशन 3 और एक्सप्लेनेशन 4 को। इसमें भी डब्ल्यूएस की ही चर्चा है। डब्ल्यूएस प्रमुख है, प्लेंट में तो एलिगेशन लगा दिया, लगाने वाले ने, पक्षकार ने अपना प्लेंट लिख के डाल दिया। अब डिफेंस अब क्या ले रहा है, उसी डिफेंस के आधार पर डब्ल्यूएस क्या ले, उसी डब्ल्यूएस के आधार पर सूट डिसाइड होता है, इश्यूज बनते हैं। एडमिट कर लिया हर बात को, तो एडमिट कर लिया, लेकिन एडमिट होना, वो केस कंटेस्टेड होना चाहिए, तब रेस जुडिकाटा काउंट होगा। इसका मतलब ये पूरा 3 और 4 कहने का अर्थ है कि सूट कंटेस्ट ऑन कॉन्टेस्ट हुआ, सूट में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। कॉम्प्रोमाइज का मतलब एडमिट कर लेना, हर चीज को एडमिट कर लेना, प्लेंटिफ के क्लेम को मान लेना। तो रेस जुडिकाटा बहुत कम, कॉम्प्रोमाइज के सूट में रेस जुडिकाटा बहुत कम इस्तेमाल होता है। इसमें सूट ऑन कॉन्टेस्ट डिसाइड हुआ है, सूट ऑन कॉन्टेस्ट डिसाइड हुआ है, लड़ाई हुई है पक्षकारों के बीच में। Explanation 5 है, any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purposes of this section be deemed to have been refused. रिलीफ के बारे में है कि रिलीफ को क्या किया गया है, रिलीफ के बारे में क्या रखा गया है, रिलीफ का क्या प्रोविजन है, रिलीफ को कहाँ तक माने हैं, यानी कि कोर्ट ने जो प्लेंट में रिलीफ दिया गया उसको कहाँ तक उस रिलीफ के आधार पर डिक्री प्रदान की गई है। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन 6, 7 और 8 रेस जुडिकाटा की डिफरेंट बातों को बताता है कि किस तरह रेस जुडिकाटा काउंट होगा, किस तरह राइट डिसाइड होगा। एक्सप्लेनेशन 6, 7 और 8 है कि क्या क्या रेफरेंस लेना है, क्या किसको रेफरेंस लिया जाए, कौन सा चीज रेफरेंस के लिए होगा, और साथ ही साथ एग्जीक्यूशन में भी रेस जुडिकाटा, अपील में तो मैंने बताया ही, एग्जीक्यूशन में भी रेस जुडिकाटा लगता है। ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूशन प्रक्रिया, चूंकि वो एक लिटिगेशन का अंत तो है, लेकिन वो निष्पादन में चला गया, वो निष्पादन में भी जो एक केस चल रहा है वहां भी रेस जुडिकाटा लगेगा।
तो ये एक्सप्लेनेशन है। इन एक्सप्लेनेशन के आधार पर रेस जुडिकाटा की चार महत्वपूर्ण विशेषताएं उभर के आती हैं इन एक्सप्लेनेशंस के आधार पर। पहला है मैटर इन इशू, विवाद का बिंदु, विवाद का विषय। तो ये विवाद का विषय क्या है कि यो मैटर इन इशू मतलब विवाद का बिंदु। मेन मुद्दा तो विवाद ही इसका है कि क्या विवाद है, इस विवाद को कितना दूर तक मान्यता दी गई कोर्ट ने। तो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, पहले वाले डिसाइडेड केस में भी मैटर इन इशू क्या था, तो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली एक ही था। डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली एकदम प्रत्यक्ष रूप से और सारभूत तौर पर, प्रत्यक्ष भी और सारभूत तरीके से एक था। और अभी जो सूट चल रहा है जिसमें रेस जुडिकाटा का सवाल उठाया गया है, उसमें भी विवाद का बिंदु एकदम प्रत्यक्ष और सारभूत तरीके से एक ही है। एक्सप्लेनेशन 3 और एक्सप्लेनेशन 4 को इस लाइट में देखा जाएगा, मैटर इन इशू के बिंदु पर। रेस डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली का मतलब क्या, प्रत्यक्ष रूप से और सारभूत तरीके से क्या, तो वही जो जिसमें रेस जुडिकाटा का सवाल उठाया गया है। तो पहले डिसाइडेड केस में भी मैटर, विवाद का बिंदु एक ही था। सेम पार्टीज, पक्षकार एक ही होने चाहिए, यानी कि पहले डिसाइडेड केस में फॉर्मर सूट में भी पक्षकार वही थे कमोबेश। साथ ही साथ उनके पक्षकार का मतलब जो मुख्य पक्षकार हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके सक्सेसर इन इंटरेस्ट, उनके असाइनी, सब पर लागू होगा। सेम टाइटल, यानी कि कमोबेश एक ही तरह का मुद्दा हो, टाइटल सूट है तो टाइटल सूट ही होगा, पार्टीशन सूट है तो पार्टीशन सूट ही होगा, एविक्शन सूट है तो एविक्शन सूट ही होगा। और कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कि सक्षम न्यायालय, एक ही तरह का सक्षम न्यायालय हो, यानी कि सब जज का कोर्ट हो तो सब जज का कोर्ट हो, मुंसिफ का कोर्ट हो तो मुंसिफ का कोर्ट हो, डीजे का कोर्ट हो तो डीजे का कोर्ट हो, सक्षम न्यायालय। ये चार विशेषताएं रेक्स जुडिकाटा की उभर के सामने आती है। रेस जुडिकाटा, आशा है आप लाभान्वित हुए होंगे रेस जुडिकाटा के इस दोनों दिनों के व्याख्यान से। अगले व्याख्यान में फिर हम सीपीसी पर और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।